Good evening, all of you. Good evening, Rutika. Good evening, Vaishnavi, Pragati, Nikita. Good evening, Vedanti. Good evening, Aniket, Aryan, Tisa, Poonam, Kalas, Tapasya, Ava. Good evening. Good evening, all. ओके चलो, तो जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा, जस्ट कुछ दिनों पहले ही इस संडे को नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ है और उम्मीद करता हूँ सभी लोग जो है नीट 2020 का पेपर जो है सॉल्व किए होंगे, सभी को मिल गया होगा। वैसे भी मैंने भी ग्रुप में जो है नीट 2020 का पेपर जो है पोस्ट किया हूँ, ठीक है। यदि किसी को नहीं मिला है तो वो पेपर आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें आंसर की जो है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोवाइड की गई है वही आंसर की वहाँ पे मैंने अपलोड किया हूँ। मैंने भी कुछ एनालिसिस किया हूँ, दोनों को मिला के मैच करने के बाद ही वहाँ पे आंसर की जो है फाइनल करके जो है पोस्ट किया हूँ। ओके, तो सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, आज के सेशन में हम लोग गुड बेटा, हाँ आज के सेशन में सबसे पहले बेटा इस बार का जो पेपर है वो कैसा रहा है, कितने क्वेश्चंस जो है 11th से थे, कितने क्वेश्चन बॉटनी के थे, कितने क्वेश्चन जूलॉजी के थे, कितने क्वेश्चंस 12th के थे और एक्चुअली डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, और उसी के साथ साथ एक्चुअली क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न था वो किन बातों पे फोकस करते हुए था। ये सारी चीजें जो है आज के सेशन में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटा। और डिस्कशन तो बनता ही है क्योंकि बेटा डिस्कशन हो गया मीन्स हम आगे का स्टडी सही अप्रोच और सही एनालिसिस के साथ जो है रहेगा। हाँ वेरी गुड बेटा। तो देखिए पहले तो मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस जो है मीन्स एक्चुअली किस बेस पे और किस पैटर्न पे क्वेश्चन आया था वो मैं आप लोगों के साथ डेटा प्रोवाइड करता हूँ, शेयर करता हूँ। और कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन से बेटा, मतलब जो अब तक हम लोग पढ़े हैं और जो नहीं भी पढ़े हैं, ऐसे कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चंस जो डिस्कशन में चाहिए होते हैं वो यहाँ पे लिया हूँ मैंने। क्योंकि एक क्लास में सारा कंप्लीट पेपर डिस्कशन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें जो भी है बेटा आज के इसी क्लास में नीट 2020 पेपर का एनालिसिस कंप्लीट करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग या फिर आज यदि समय के पहले जल्दी भी यदि डिस्कशन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो क्या आप लोग सभी लोग तैयार हैं? हैंड रेज करके या चैट में आप जल्दी से रिस्पॉन्स करें। आर यू रेडी फॉर ऑल? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बेटा, सभी का रिस्पॉन्स मिल रहा है, ग्रेट। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले नीट 2020 का एनालिसिस, ठीक है। ओके ग्रेट, स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से, विदाउट डिले किए हुए हम जल्दी से अभी सेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग जो है बायोलॉजी में एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आए हैं और किस बेस पे आए हैं ये मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीन्स जैसे कि सबसे पहले यदि हम देखें जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे जो प्रोवाइड किया हुआ है बहुत इजी थे बेटा, सॉल्व करने में बहुत इजी लग रहा था, आपने भी देखे होंगे, आपको भी ऐसा लगा होगा कि पेपर सही में बहुत इजी आया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो थे बेटा वहां पे ट्रिकी टाइप के थे, और ट्रिकी के साथ ही साथ बेटा डायरेक्टली एनसीईआरटी के सिलेबस से ही लिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट एज इट इज ही ऐसे हुए हैं। लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे बेटा ऐसे थे जिसके लिए बेटा बहुत डीप नॉलेज रिक्वायर्ड था। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा जो कंसेप्ट है उसको टेस्ट किया जा रहा था, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स का जो एप्टीट्यूड जो है कितना परफेक्ट है वो भी देखा जा रहा था। क्योंकि देखिए बेटा लास्ट टाइम जैसे आपके बैच में से एक स्टूडेंट आके जैसे यहाँ पे जो कह रहा था कि नहीं सर एनसीईआरटी, या बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर सिर्फ आप एनसीईआरटी पे फोकस ना करते हुए कुछ चीजें जो बाहर के लेते हैं। तो मैं आपको बेटा एक चीज बता दे रहा हूँ, हमारा टारगेट 360 आउट ऑफ 360 है, ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना। और 2019 में जो पेपर था वो पेपर था किस तरह से, इलेक्शन को लेकर के। और इलेक्शन जिस टाइम पे रहता है आप कभी भी देखना बेटा इलेक्शन के टाइम पे जो पेपर आता है वो इजी आता है। इस बार बेटा कोविड-19 जो है उसको लेकर के जो है इश्यूज आए थे, इसलिए पेपर जो है इजी आया है। आपके साथ भी बेटा कोविड-19 का इफेक्ट होगा, लेकिन कोविड-19 का इफेक्ट कंप्लीट बायोलॉजी पे नहीं होने वाला है, ये भी आप याद रखोगे, समझे।
तो यहाँ पे देखिए बेटा, जो इस बार भी जो आया है, तो इसमें जो एक्सपर्ट की एडवाइस है उसमें ये है कि डिस्क्रिप्टिव और टाइम कंज्यूमिंग भी थे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बॉटनी का जो है एनालिसिस करते हैं। हाँ बेटा, मैं आपको बताऊंगा ईयर वाइज, मैं आपको लेवल बताऊंगा। ठीक है, 2016 में कैसा था, 17, 18, फिर 19 में इजी आया। 3 साल के बाद पेपर टफ आता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, जैसे 16 का टफ था, 17, 18 जो है वो जो है उसके कंपैरिजन में 19 को रखा है। फिर 19, 20 के बाद 21 आपका रहेगा। ठीक है, हाँ अब आपके साथ कोविड का प्रॉब्लम है, इसमें 50-50 चांस बनते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं एक्चुअली क्वेश्चंस जो है वो किस पैटर्न में आए। सबसे पहले बेटा बॉटनी और जूलॉजी, क्योंकि आपको मालूम है बायोलॉजी के हमारे दो पार्ट है, एक तो बॉटनी और जूलॉजी, तो दोनों को डिवाइड करते हुए यहाँ पे हम समझते हैं। तो बेटा बॉटनी में बेटा 11 सेक्शन से 25 क्वेश्चंस आए। ओके, आपने देखे होंगे। ठीक है, यदि आप लोगों का स्टडी हुआ है, आपने एनालाइज किए, तो आपको पता होगा। नहीं पता है बेटा, तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, इसका भी रीजन है। देखो, किसी स्टूडेंट को जूलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और किसी को बॉटनी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जूलॉजी या सिर्फ बॉटनी से ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो दोनों भी इससे आएंगे। लेकिन इस बार कैसा वेटेज रहा है वो आपको पता रहा, तो आप अपना जो अटेंशन है उस पर सही तरह से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक और बात याद होगी बेटा कि इस बार मैंने जो लास्ट टाइम रिवीजन करके जो ग्रुप में पोस्ट किया था, वैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तो बहुत कम डेटा पोस्ट किया हूँ, लेकिन स्पेशली जो रिपीटर बैच के स्टूडेंट है और 12th पास आउट जो हो गए आपके सीनियर्स, उनके साथ कुछ लोगों के साथ मैंने पर्सनल रिवीजन डेटा शेयर किया था, और कुछ लोगों को उनके ही ग्रुप में शेयर किया था, और कुछ डेटा बेटा आप लोगों का भी जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें कंबाइंड कॉमनली सारा डेटा है, उसमें भी पोस्ट किया हूँ। आप देखना उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही आए। जो लास्ट टाइम रिवीजन का जो डेटा है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए बेटा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कितने सारे क्वेश्चंस उसमें आए हैं। 12th के बॉटनी से बेटा 18 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जिसमें बेटा सबसे ज्यादा वेटेज प्लांट फिजियोलॉजी का है। आप बोल रहे थे मुझे सर प्लांट फिजियोलॉजी आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, याद है आपको? आप मुझे कह रहे थे। आप 9 क्वेश्चंस देखिए, आपको प्लांट फिजियोलॉजी से आए, तो 9 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो सोचो कितना ज्यादा वेटेज प्लांट फिजियोलॉजी को लेके रहा है। समझे? वेरी गुड। मीन्स यहाँ पे 40 से 45 मार्क्स जो है सिर्फ अकेला जो है कितना 36 हो रहे क्या? हाँ, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ अकेला एक प्लांट फिजियोलॉजी जो है इतना अच्छा वेटेज कवर कर रहा है। समझ गए? इकोलॉजी जो है अभी हमारा हुआ नहीं है, मैंने आपको ये भी कहा था कि इकोलॉजी अपने आप में एक वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, आपके बैच के कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर इकोलॉजी का क्या करना है, उनको मैंने कहा था बेटा इकोलॉजी वेटेज वाला है। कई लोगों को बोर लगता है इकोलॉजी पढ़ना, वो छोड़ देते हैं, सही तरह से पढ़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप खुद देखना इकोलॉजी पे मैंने लास्ट टाइम रिवीजन करके मैंने कुछ डेटा पोस्ट किया, उसमें से भी बहुत से 2 से 3 क्वेश्चन शायद वहां से भी आ गए। समझे? 7 क्वेश्चन इकोलॉजी पे आए हैं, और हमारा जेनेटिक्स तो है ही है। आप बोल रहे हो कि सर जेनेटिक्स में हम इतना जो बाहर से डेप्थ जो जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं? रीजन है बेटा, भले आपको अभी बुरा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो हम पढ़ रहे हो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं आपका। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग अपोज करे, हो सकता है कि कई लोग आपको कॉल कर करके परेशान करे या आपको बहकाए, लेकिन हमेशा याद रखना बेटा कि हम में से कई लोग जो होते हैं, क्या होते हैं बेटा, अनकही, अनसुनी, अनदेखी बातों पे भरोसा कर लेते हैं। और जो भी पर्सन अनकही, अनसुनी, अनदेखी बातों पे भरोसा करके अपने गोल से डाइवर्ट हो जाता है, वो खुद ब खुद अपना नुकसान कर बैठता है। जिसने समय रहते अपने आप को संभाल लिया, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग आपको फोन करके बोलेंगे मेरा तो सब कंप्लीट हो गया है, मैं तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। बेटा कहीं से भी पढ़ो, आप जहां से पढ़ रहे हो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और आपका वहां पे परफेक्शन रहना चाहिए। समझे? यदि ऐसा रहेगा तो रियल में आपको आपकी जीत हासिल होगी, क्योंकि जो सही मायने में मेहनत करता है ईमानदारी से, सक्सेस उसको मिलती ही है। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करते हैं बेटा बॉटनी का सबसे पहले। ठीक है, तो बॉटनी का यहाँ पे देखिए बेटा एनालिसिस यदि हम देखें, तो पहली चीज तो देखो हम डिफिकल्टी लेवल कैसा है, टॉपिक वाइज इजी है, मीडियम है,
या फिर डिफिकल्ट है। तो टोटल देखो बेटा सेल साइकिल पे इस बार देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, सेल साइकिल ने इस बार 6 क्वेश्चन जो है, जिसमें 4 क्वेश्चन बेटा इस बार डिफिकल्ट वाले रख दिए। अच्छे अच्छों की यहाँ पे वाट लग गई होंगी। अभी हमने सेल साइकिल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तो वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, डाइवर्सिटी में तो चलो ठीक है, इजी ही था और मीडियम टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में बेटा 4 क्वेश्चंस जो है डिफिकल्ट दे दिए हैं, और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो है दोनों रेंज में रखे। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो है, ठीक, नर्वस नहीं करना चाहते थे स्टूडेंट्स को। आप लोगों को भले पेपर देख के ऐसा लग रहा होगा कि इजी है, लेकिन आपको एक बात ये भी बता देता हूं बेटा, लास्ट ईयर 7 क्वेश्चन ही डिफिकल्ट थे, समझे। ओनली 7 क्वेश्चंस को ही डिफिकल्ट लेवल पे रखा था। बट इस बार डिफिकल्टी का लेवल जो है अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन वो चीज आपको दिखेगी नहीं। मैं आपको एक एनालिसिस सर्वे के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कैसा है, क्यों ऐसा है और क्या है, वो भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, प्लांट में क्या आएगा, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी 5 क्वेश्चंस। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से 2 क्वेश्चंस ही लिया है, इकोलॉजी के तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, बट इस बार उसने गेम खेल लिया बच्चों के साथ, क्योंकि उसे मालूम है कि ज्यादातर जो है, ठीक है, अब ये वैसे बॉटनी का पार्ट है, तो बॉटनी मीन्स रिप्रोडक्शन कौन सा, प्लांट वाला, तो प्लांट में भी पॉसिबिलिटी ज्यादा थी, बट इस बार उसने प्लांट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बेटा 4 क्वेश्चन एज इट इज आए, वो भी मैं शो कर रहा हूँ। अभी ये हम बॉटनी का डेटा देख रहे हैं, और जेनेटिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जेनेटिक्स में बेटा 2 जेनेटिक्स होता है, ह्यूमन जेनेटिक्स होता है, एक मेंडेलियन, मेंडेलियन वाला पार्ट तो बॉटनी में ही कंसिडर किया गया है ज्यादातर। ठीक है, तो हमने बेटा इसके अलावा एडिशनल ह्यूमन जेनेटिक्स को भी स्टडी किए। तो इस तरह से बेटा टोटल 43 क्वेश्चन थे, जिसमें 19 क्वेश्चन बॉटनी के डिफिकल्ट थे। ठीक है, समझ में आ गया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इससे ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लास में है ना सभी लोग, ऐसा नहीं कि मैं अकेले बोले जा रहा हूँ, क्लास में है ना सभी, रिस्पॉन्स भी करते जाओ, यस नो जो भी है। चलो वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए बेटा, फाइनली इसमें यदि हम बॉटनी की बात करें, तो बॉटनी में टू क्वेश्चंस कंट्रोवर्सरी क्वेश्चंस थे, जिसके मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट थे। समझे, कौन से 2 क्वेश्चन बॉटनी में ऐसे आए हैं जो कंट्रोवर्सरी क्वेश्चन है, मोर देन 2 ऑप्शंस वहां पे करेक्ट लग रहे हैं। देखते हैं एनटीए का डिसीजन क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगा। मतलब जूलॉजी के कंपैरिजन में बॉटनी जो है वो हाईली डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू लास्ट 4 इयर्स। समझे, 2016, 17, 18, 19 की हम बात करें तो 2020 का बॉटनी का जो था बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, और इसमें बेटा 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के भी आए हैं, बियॉन्ड द एनसीईआरटी पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल जो था, मींस कंसेप्चुअल नेचर, और साथ ही साथ बेटा ज्यादा अच्छा वहां पे कंसेप्ट चाहिए, और ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब देखो, जो चीज अवेयरनेस वाली होती है ना, ऐसे क्वेश्चन आते ही है। जैसे कोविड चल रहा है तो डिसीज पे क्वेश्चन आया, और आपको याद होगा डिसीज को लेके मैंने एक पोस्ट किया था लास्ट टाइम रिवीजन करके, याद है, तो डिसीज को लेके 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड, नहीं बहुत ज्यादा नहीं कह सकते बेटा आपका डिफिकल्ट लेवल। हाँ, लेकिन अभी देखिए बहुत सारी एनालिसिस बाकी है। आपके एक रिपीटर बैच के एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी लास्ट 15 डेज बिफोर, उसे मैंने डायरेक्टली कह दिया था कि बेटा इस बार का पेपर इजी नहीं, बहुत इजी आएगा। तो उसे डाउट हुआ, वो बोले सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो। मैं बोला हाँ, क्योंकि मेरे जो कुछ टीम है बेटा, उन लोगों से हमेशा बात होती रहती है। तो वो जो टीम है उनके साथ जब डिस्कशन हुआ, एक्चुअली वो एक्सपर्ट टीम है बेटा, और वो वहां पे बैठे हुए ऊपर, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। जब उनके साथ डिस्कशन हुआ, उससे मैंने बताया, तो उसको ये भी कहा कि बेटा रैंक और कटअप जो इस बार बहुत हाई जाएगा और पेपर बहुत इजी आएगा। तो उसने इस बात को माना भी, और जब पेपर फाइनल हुआ उसके बाद उसने मुझसे बात भी किया और बोला कि नहीं सर आप बिल्कुल सही बोले थे। ठीक, जूलॉजी का देखते हैं बेटा। ठीक है, तो जूलॉजी में देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी अकेला 12 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे
कि सर ये देखो, अब देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा जो 12 क्वेश्चन आए ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ट्रिकी टाइप के थे। जिसने ह्यूमन फिजियोलॉजी को सिर्फ पढ़ के रटा है वो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हाँ, लेकिन जिसने सही तरह से समझ के पढ़ा है ह्यूमन फिजियोलॉजी को रियल में, उसका बहुत अच्छा होगा। और स्पेशली एल्केम और शायद अंबाझरी बैच जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया है, आपको टफ लगा क्या बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये इजी लगा? बाकी शायद 2 बैच में नहीं हुआ है, 2 बैच में हो गया है, नहीं लगा? ओके, इजी था, मॉडरेट था, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़े से कंसेप्ट थे, समझ के आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक, इसलिए आप लोगों को इजी लगा होगा। ठीक, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जो बहुत सही में समझने वाली है, क्योंकि देखो बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा दिए हैं, ऐसे घुमाए हैं कि स्टूडेंट सॉल्व करते करते परेशान हो जाए। ठीक है, और वो जब सॉल्व कर रहा है ना तो उसको ऐसा लगता है यार सब तो इजी है, लेकिन बाद में चल के पता चलता है यार हमने तो ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है बेटा। ओके, एनिमल हस्बेंड्री और बायोटेक से बेटा 10 क्वेश्चंस आए। ठीक है, काफी अच्छा है, बायोटेक तो हमने बहुत अच्छे से स्टडी की है और वहीं से क्वेश्चंस पूछे बेटा। बायोटेक में एक एक पार्ट जो मैंने पढ़ाया था, आप देखना एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। और जो भी पार्ट मैंने बायोटेक में पढ़ाया हूँ आप खुद देख लेना, बायोटेक में हम बहुत बाहर भी नहीं गए, जबकि बायोटेक एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसमें बाहर जाना चाहे ना तो बहुत डेप्थ पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन जरूरत ही नहीं है उसमें जाने की। और अकेला एक बायोमोलिक्यूल, सोचो कितना सा चैप्टर है, 6 क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। बताओ 6 क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब हम लास्ट टाइम के कटअप को लेकर, मतलब एक्सेप्टेशन को लेकर के यहाँ पे हम जो देख रहे थे, तो बायोमोलिक्यूल के अलावा वो बाकी के क्वेश्चंस भी भर सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि बायोमोलिक्यूल बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है बेटा, इसलिए 6 क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल पे पूछ लिए। तो ये तो था बेटा जियोलॉजी का लेवल। इसमें एक चीज अभी हम यहाँ पे डेटा देख लेते हैं, एनिमल किंगडम जो है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बेटा कम रहती है, 2 क्वेश्चंस ही आते हैं, बट इस बार डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस पूछ लिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आपको पता ही है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1 या 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो एज इट इज 1 का 2 क्वेश्चन, एक कॉकरोच पे क्वेश्चन आया आपने देखे होंगे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री और बायोटेक बेटा रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए इन दोनों को साथ में रखा गया है, क्योंकि बायोटेक के और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन उसी एप्लीकेशन बेस्ड पर थे। इवोल्यूशन पे 4 क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, ये भी हेल्थ एंड डिसीज जो है इस बार वो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, बट हेल्थ एंड डिसीज पे कुछ क्वेश्चन बाउंसर जाते हैं, एक बात याद रखना बेटा। ठीक है, मेरे से पूछ लेना कि कौन से पोर्शन में हम एनसीईआरटी के बाहर जाए और कौन से इसमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने जैसा पढ़े है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे जो हार्मोन वाला जो पूछा है उसने, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ओव्यूलेशन का प्रोसेस, कितना घुमा दिया उसने। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिया होता तो चलो समझ में आता कि आंसर इजी है, लेकिन उसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात ही नहीं किया वहां पे, उसने सीधे एस्ट्रोजन को लेके बता दिया ओव्यूलेशन का रिलेशन क्या है। सोचो, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा समझा होगा वही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, और जिसने रटा होगा उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से 47 क्वेश्चन जो है फाइनली जूलॉजी में आए। ठीक है, समझा बेटा इतना? वॉइस का प्रॉब्लम है क्या बेटा? अभी ठीक है वॉइस? देखो रिस्पॉन्स करो, अभी ठीक है? ओके ग्रेट। एक्चुअली थोड़ा सा आज आवाज़ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप देख रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक फ्लुएंसी के साथ अच्छा क्लियर ऑडियो आपको दूँ, और लास्ट टाइम का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया बेटा। ठीक है, लाउड स्पीच आ रही है। चलो तो देखिए इस तरह से बेटा 11th के 46 और 12th से बेटा 44 क्वेश्चन आए, समझ गए? 11th में से कितने? 46 और 12th से 44 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, जिसमें बॉटनी जूलॉजी देखिए तो 50-50%। ठीक है, मींस 13 और 13 क्वेश्चंस जो है बॉटनी और जूलॉजी के, मींस टोटल 26 क्वेश्चंस जो है वो इजी थे। मींस 104 मार्क्स बेटा जो नहीं भी पढ़ रहा हूँ ना उसके लिए बहुत आसान है बायोलॉजी में लाना। अब नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो पीछे आ गया तो बात अलग है, क्योंकि कई लोगों की आदत रहती है तुक्के मारने की। ठीक है, तो 104 लेके आता है, उसके बाद तुक्के मार के बाकी इसमें गलत करके और नेगेटिव में आ जाता है। मीडियम में हम देखें बेटा तो बॉटनी जूलॉजी यदि हम देखें तो 11 + 20, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 31 क्वेश्चन के आसपास जो है, मीन्स 124 मार्क्स जो है मीडियम है। इसमें बेटा वो लोग जो थोड़े से सीरियस रहते हैं और जो
पढ़ रहे होते हैं उनके लिए रहेगा ये, तो वो भी इजीली कर लेंगे। लेकिन बेटा ये इधर वाला जो है ना, जो सही में सही तरह से जिसने स्टडी किया है, ओके, 19+14 यदि हम देखें, ठीक है, तो ये जो है 132 मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चंस है, ये वही स्टूडेंट, जैसे आपके जैसे जो स्टूडेंट है ना, जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी किसी भी चीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, अपने स्टडी पे फोकस्ड होता है, उन लोगों के लिए बेटा ये लेवल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से ये एक लेवल जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इससे हमको एक चीज समझ में आ रही है बेटा कि पहली चीज तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो कंसेप्चुअल थे, पहली चीज। सेकंड थिंग, यहाँ पे बेटा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे हैं, ठीक है, और ज्यादातर जो मार्केट या प्रकृति या नेचर से जो रिलेटेड है ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, मींस यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड जिसमें नेचर को नीड है, जो अवेयरनेस को बताता है, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में मेंटल अलर्टनेस जो है उसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट था, जिसका हाईली कंसंट्रेशन है। ठीक है, क्योंकि उन क्वेश्चन में हाईली कंसंट्रेशन की ही नीड है, और एग्जामिनर वहां पे ये देखना चाह रहा है उस क्वेश्चंस को, देखिए कि आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है, क्योंकि एक चीज से कंसंट्रेशन दूसरा बिगड़ जाता है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग वहीं से जो है वो डिसाइड होती है। तो जिन लोगों का बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो तो फिर गए उन क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा, अभी तक के 50 क्वेश्चंस आए हैं जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारा सिलेबस हो गया, रह गया बेटा 8 चैप्टर्स 11 से, और 8 चैप्टर्स 12 के हमारे रह गए हैं, मीन्स टोटल 16 चैप्टर्स हमारे अभी रिमेनिंग है। ठीक है, उसके बाद भी 50 क्वेश्चंस आपके आ गए हैं। मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा 20-20 का जो रेशियो होता है 80-20 का, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। आप देखना हमारा एनसीईआरटी का कंप्लीट जो चैप्टर है उसमें से कुछ चैप्टर जो है, ठीक है, वो मतलब ये मान के चलो कि 50% जो सिलेबस होता है वो 100% रिजल्ट देता है, और 100% सिलेबस भी 50% रिजल्ट नहीं दे सकता, ऐसा यहाँ पे डेटा है। ठीक है, नेटवर्क इशू, अब हाँ ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। एक्सेप्टेड कट ऑफ जो है बेटा 600 प्लस ही जाने वाला है, नियर अबाउट 600 तो रहेंगे ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल अप्रोच, माइंड का अलर्टनेस, कंसेप्चुअल जो ट्रिकी वाले जो पोर्शंस थे, बेटर अंडरस्टैंडिंग, डिसीज कोविड चल रहा है तो उससे रिलेटेड, नेचर में जो चल रहा है पॉल्यूशन या डिसीज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही है, इस बार भी आए हैं और आप लोगों के लिए भी आएंगे। ठीक है, समझे? और जो मैंने लास्ट टाइम डेटा दिया था उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। मैक्सिमम क्लास में बेटा कई बार जो मैं क्लास लेता था तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स को बताता था कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एज इट इज वहां से वो क्वेश्चंस आए हैं। जिन लोगों ने ध्यान दिए बेटा सही में, जिन लोगों ने अच्छे से स्टडी किए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने रियल में सही तरह से स्टडी किए है, जिन लोगों ने क्लास में ध्यान दिए, उनको वो चीज याद आई कि हाँ सर ने यहाँ पे ये सारी चीजें बताए थे हम लोगों को, और ऐसा हुआ भी है और आया भी है ऐसा क्वेश्चंस। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होता तो उन लोगों से मिल लेना जिन लोगों ने सही मायने में क्लास की है, क्योंकि 100 स्टूडेंट का यदि बैच है ना तो उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और उन लोगों से आप पूछोगे तो आपको नर्वस करेंगे, कभी सही आइडिया और गाइडलाइन नहीं देंगे। ठीक है, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड बेटा, आपने चेक किया, आया पेपर में, बहुत बढ़िया। देखो अब लास्ट टाइम का मैं आपको 19 का भी डेटा बता देता हूँ, देखो सिर्फ इसी बार की नहीं, 19 का देखो 65 क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, मीडियम जो 18 थे बेटा, ये 7 क्वेश्चन जो थे ना ये टफ डिफिकल्ट लेवल के स्टम में पूछा बताया यहाँ पे, ये 7 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट थे मींस ये आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। उसके बाद भी देखो लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, 550 प्लस गया था, ऊपर ही गया था ना, कई स्टूडेंट रिपीटर्स में जो आए थे 550 वाले आए थे, सोचो कितना बुरा हुआ होगा उनके साथ। ओके, तो अब सोचो, हाँ इस बार डिफिकल्ट लेवल ज्यादा है, कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता है, ठीक है, फिर भी देखते हैं क्या है। बट यहाँ पे देखिए बेटा मेरा हमेशा टारगेट ये है कि हमें 360 आउट ऑफ 360 बायो में सोचना है। इस बार बेटा मेरी कई लोगों से बात हुई है, ठीक, जैसे कि 611 मार्क्स जो है उसके आ रहे हैं, अपना क्या है नाम मालूम क्या आपको किसी का, विकास नाम का एक स्टूडेंट है, 611 उसने भी काउंट किया है। अब एनटीए की मार्कशीट आने के बाद, स्कोर आने के बाद, की आने के बाद पता नहीं क्या होता, बट प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन का ही इफेक्ट होगा, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और भी बाकी जैसे रिपीटर्स के स्टूडेंट कह लो
या फिर ये प्रणव हो गया, शुभदा, प्रत्युमान, इनके 580 के आसपास ही आ रहे हैं। ऋतुजा 600 के आसपास आ रही है, ठीक है। हाँ, मुस्कान वो थोड़ा कम हो गया उसका स्कोर, ठीक। मयंक जो है काफ़ी अच्छा किया है। और इसमें बेटा बायो में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे शुभदा है, सुगधा है, ये लोग जो है इनके स्कोर भी 5, मतलब बायो की यदि हम बात करें तो 325, 330 से लेके 340 के बीच में आ रहे हैं सॉरी, ठीक है, समझे। टॉपर का 340 के आसपास आ रहा है बेटा स्कोर, देखते हैं, ठीक। अभी फाइनली एनटीए के इसके अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल टाइप के मैंने बताया ना आपको, 2 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल थे, 2 मोर देन 2 ऑप्शंस वहां पे करेक्ट जो लग रहे हैं, तो उसमें क्या होगा आई डोंट नो, ठीक है। तो इस तरह से है, ओके। तो अब देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, अनकही, अनसुनी, अनदेखी बातों पे कभी भरोसा मत करना, ठीक है। लोग आपको बहकाने के लिए अननेसेसरी कॉल, फोन, मैसेज करेंगे, ठीक है। किसी के बहकावे में आके यदि आपने अपना ट्रैक बदल लिए तो ये याद रखना कि उसका स्टडी आपसे बेटर हो चुका है और वो आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर एक सीट पे कितने लोगों का कंपटीशन होता है मालूम है? इस बार एक सीट पे 25 स्टूडेंट का कंपटीशन है, क्योंकि आपने देखे होंगे मैंने ग्रुप में जो वेलविस पोस्ट किया था उसमें 16 लाख के आसपास जो स्टूडेंट अपीयर थे इस बार। तो एक सीट पे कितने 22 से लेके 25 लोगों का कंपटीशन है। तो ये सोचो कि वो 22 से 25 लोगों में कोई एक स्टूडेंट भी यदि आपका 1 घंटा वेस्ट कर दिया, या आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं उसको पलट दिया और आपको वहीं से वापस फिर से उसी जगह पे आने में फिर टाइम लगेगा और आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इसलिए अपना स्टडी पे फोकस रहो, सही तरह से स्टडी करते रहो। अपना फोकस यदि सही रहा तो ही आपकी अच्छी तरह से स्टडी हो पाएंगी, ठीक। और हमेशा टारगेट रखना बेटा 360 आउट ऑफ 360, तब आप बायो में 350 340 तक के पहुंच पाओगे। और 360 जिसका टारगेट रहेगा ना बेटा, वो छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ेगा। और जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बेटा, अब देखो जितना भी मैंने पढ़ाया, आपको बिल्लू है नहीं है आई डोंट नो, लेकिन आप लोगों को तो बिल्लू है इसलिए आप यहाँ पर हो, बट जिन लोगों को नहीं है बिल्लू वो लोग क्लास में ही नहीं है, ठीक। लेकिन बेटा देखिए यहाँ पे बिलीवनेस की हम बात करें तो आपको रिजल्ट, आपको पेपर दिख रहा है। मैंने जो पढ़ाया हूँ, जैसा टीच किया हूँ, ठीक है, मैक्सिमम हर क्वेश्चंस वहीं से आए, उसके बाहर से कुछ नहीं आए, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे हो तो ठीक है बेटा, लेकिन किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, आप भी जानते हो। तो जो हम पढ़ रहे उसके अलावा थोड़ा सा कुछ पोर्शन हमने एक्स्ट्रा यदि पढ़ लिए तो कुछ बिगड़ेगा क्या, बताओ। हेलो, क्या लगता है आपको? नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि देखिए बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं और वही बाकी लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन हम उनसे यदि है तो उनसे हमको बेटर जाना है, तो थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा रिद्धि, बट मेरा क्लास रहता है, आफ्टर द क्लास आप मुझे नाइट में कॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो देखिए बेटा, जो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो आपके इसेंशियल ही रहेगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो आपका टाइम वेस्ट कराए, ठीक। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम, ठीक है। डायरेक्ट हमें बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा डिस्कस करना है, जल्दी जल्दी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन दिया हूँ मैंने सफिशियंट है, समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। इसके अलावा देखिए मैं आपको एक जो स्टडी प्लान है आप लोगों के बैच के लिए और आपके एग्जाम के लिए, और वेटेज जो है चैप्टर को लेके, और कहाँ पे कितना एनसीईआरटी जाना है और कितना एनसीईआरटी के बाहर जाना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। बिलीव नहीं करोगे बेटा आप, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम देके निकलोगे ना, उस दिन आप वो डेटा सामने रखना जो मैं बताऊंगा, आप खुद बोलोगे नहीं सर आपने जो डेटा दिए ना सही में वैसा डेटा हमको मिला, उसकी वजह से हमारा इतना अच्छा स्कोर रहा, ठीक है। ये गारंटी मेरी। रिकॉर्डिंग भी चालू है, देखो बिना रिकॉर्डिंग कुछ बोल नहीं रहा हूँ मैं, ठीक। रिकॉर्डिंग जो है, जो स्टार्ट है, तो आपको ये सारा जो डेटा है आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक। हाँ सारी चीजें दूंगा बेटा, जस्ट वेट, पहले अपना सिलेबस को तो स्ट्रॉन्ग करो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, ये अभी कुछ बैच में हुआ है, कुछ बैच में नहीं हुआ है। ट्रांसफर सेक्शंस जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, किस चीज को लेके बेटा ट्रांसफर सेक्शंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन जो है एनाटॉमिकल फीचर्स, ठीक है। तो ये किस में होता है, तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों को जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट एक ऑप्शंस दिख रहा है बेटा आपको, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। जस्ट वेट, फिर से शेयर करता हूँ।
क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे आप लोगों को कंजॉइंट एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीटर्स में इसका ट्रिक से पढ़ाया था, जब भी कंजॉइंट और क्लोज की बात हो तो हमेशा याद रखना बेटा कि कंजॉइंट और क्लोज बोला मीन्स मोनोकॉट की बात हो रही है, डायकॉट में कंजॉइंट क्लोज नहीं होता। कई लोगों को कंजॉइंट और क्लोज क्या होता है नहीं समझेंगे बेटा, लेकिन मैं जब फाइनली आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज बोला है स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो स्केटर्ड होते हैं वो किस में होते हैं, क्योंकि मोनोकॉट को लेके यहाँ पे दो ऑप्शन है, मोनोकॉट की रूट और मोनोकॉट का स्टेम। ठीक है, तो कंजॉइंट क्लोज बेटा मतलब कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जिन लोगों का हुआ समझ में आ रहा है कि बेटा कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। और सेकेंडरी ग्रोथ कभी भी नहीं आ रहा है मीन्स क्या हो रहा है बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं आ रहा मतलब या तो मोनोकॉट की बात होगी, या मोनोकॉट में रूट आता है और मोनोकॉट में ही स्टेम आता है। तो यहाँ पे बेटा लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल जो है कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल वो स्टेम में देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा 4 आएगा। ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे बेटा एक एक सेकंड किस तरह से आप बचा सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, याद क्यों नहीं रहेगा बेटा, देखिए जब हम ट्रिक की हेल्प से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है बेटा तन्वी। ठीक है, बहुत आसानी से आप याद रख पाओगे। अभी वाले पोर्शन हमारे अभी हुए नहीं है, लेकिन जब हम देखेंगे ना तो आपको समझेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस लिए। देखो ये जो डिस्कशन में मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, आपके उसी टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है, कहाँ से लिया है क्वेश्चन हमारा, डायूरेसिस। आप तो जानते हो डायूरेसिस मतलब क्या होता है बताओ, डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, मतलब यूरिन ज्यादा आउटपुट निकलेंगी, और ज्यादा आउटपुट यूरिन का यदि निकल रहा है तो आपको हमको उसको बचाना है, मींस प्रिवेंट करना है। अब प्रिवेंट की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए रेनिन, यहाँ पे क्वेश्चन है जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स की यदि हम बात करते हैं इसका सिक्रेशन कम होगा। ठीक है, या फिर रेनिन के कारण यदि हम देखें तो एल्डोस्टेरोन निकलता है। समझे, तो हम क्या है यूरिन आउटपुट को रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते हैं। मींस हमें दो चीज याद रखना है, या तो Na+ के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा दो, तो जिधर जिधर सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे क्या जाएगा, वाटर जाएगा, या फिर वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा दो, तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो डायूरेसिस को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। समझे, तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ये क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्शन को कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे इसका रिलेशन भी कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। ये भी बेटा एक कुछ बैच में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है, जिसमें हुआ है उन लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइनली एल्डोस्टेरोन कम होगा तो Na+ भी कम होगा, और Na+ कम होगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। मींस यहाँ पे ये अंडरटेकन ऑफ ADH का भी रिलेशन नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, Na+ जो है वाटर में रेनल ट्यूब्यूल में क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन की वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, तो हम डायूरेसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बताओ ये यदि आप डायरेक्ट शॉर्टकट एनसीईआरटी से रट के पढ़ते तो आपको ये बहुत कंफ्यूज करता, और मैक्सिमम स्टूडेंट जिनने इसको रट के पढ़े होंगे वो कंफ्यूज होके आए होंगे और वो इससे सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। लेकिन जिसने इसको अच्छे से समझ के पढ़ा है वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। समझे, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा कंट्रोवर्सी आ रही है, और इस क्वेश्चन बेटा जो टॉपर अभी हमारा एलकेम से आया है विकास, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, उसका वॉइस रिकॉर्ड किया हूँ मैंने। ठीक है, एक्चुअली वो थोड़ा सा शर्मिंदा था। शर्मिंदा कैसे था, जब बेटा रिवीजन टेस्ट सीरीज होती है हमारे डीडीएस में, आपको याद होगा, तो रिवीजन टेस्ट सीरीज के टाइम पे ये क्वेश्चंस जो है मैंने दिया था। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को लेके उसके और मेरे बीच में बहुत डिबेट हो गया था, और क्लास में मतलब वो मानने को तैयार नहीं था। मैं उसको डीएनए लाइगेज को लेके समझाना चाह रहा था कि बेटा डीएनए लाइगेज का काम ज्वाइनिंग होता है, बट वो एक एनसीईआरटी की एक लाइन को लेके वो बैठा हुआ था। आप उससे पूछ लेना, नहीं तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हो, मुझे भी सॉरी बोल रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था, सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन आपने जो बोले थे और जैसा बताए थे वैसे वो सारी चीजें जो है, ठीक है, ये सब बात आ रही थी। तो देखो ये क्वेश्चन में देखो क्या एनालिसिस बता रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे। ठीक है, और मैंने एलन के भी की नोट्स देखा हूँ और दूसरे इसके भी देखा हूँ, तो वहां पे इसके दो टाइप के अलग अलग आंसर्स मिले, बट अकॉर्डिंग टू मी जो करेक्ट आंसर जो इसमें होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कभी भी कट करने में काम में आता है बेटा, ज्वाइनिंग में काम नहीं आता। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन 1 जो बता रहा है स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन यूजिंग डीएनए लाइगेज, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कोई भी रोल नहीं है। और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा, रॉन्ग स्टेटमेंट। कभी भी बेटा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो,
ठीक है, आपको रॉन्ग, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स ऐसे ऑप्शन जब भी मिलेंगे बेटा उस पार्ट को मार्क कर लेना। सॉल्व करने के पहले इसको मार्क करना, नहीं तो क्या होता है जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना बाद में रॉन्ग पूछा है और राइट वाला समझ के कोई और हम आंसर सॉल्व कर देते हैं। समझ गए? तो ऐसी गलती नहीं करना। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है और रॉन्ग स्टेटमेंट की बात आती है तो बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टर्म में यदि हम देखें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यदि हम देखें तो अब यहाँ पे देखो क्या स्टिकी एंड कैन ज्वाइन बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज स्टिकी एंड को ज्वाइन कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ओके, फिर उसके बाद देख कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पैलिंड्रोमिक साइट। तो ये सारे चीजें जो है यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है मैच होते हैं अकॉर्डिंग टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बट ये वाला जो है डीएनए लाइगेज वाला मैच नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा यही आना चाहिए। समझे? हाँ, लेकिन बेटा एक बार एनटीए की आंसर की हम चेक करेंगे वो क्या बता रहा है इस चीज में। समझ गए? चलो मैं खुद बोल रहा हूँ बेटा इस चीज में, तो ये हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन की बात हो रही है। आपको याद होगा हम लोगों ने PS2 पढ़े हैं, फिर PS1 पढ़े हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बताओ कहाँ ट्रांसफर होगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, फिर प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम होता है। साइटोक्रोम क्या होता है बेटा, B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन से होते हुए PS1 के पास आता है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें यहाँ पर तो बताओ क्या आएगा बेटा, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, ये जो लाइट रिएक्शन की हम बात करें तो लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन किस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है और किसके थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो फोटो सिस्टम 2 जहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं और साइटोक्रोम B6F से होते हुए फोटो सिस्टम 1 के पास जाएंगे। प्राची को पिछला क्वेश्चन फिर से देखना, कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर स्लाइड नंबर 16 या स्लाइड नंबर जो है 15। प्राची नंबर, स्लाइड नंबर भेजा करो मुझे। स्लाइड नंबर किसी का 14। हाँ देखो प्राची आप देख लो, जानवी को 14 बता दे रहा हूँ। इसमें कुछ पूछना है बेटा आपको? ये हमारा बायोटेक में हम लोगों ने पढ़े बेटा ये। ओके, जानवी बूमर बेटा एक बार अश्विनी मैम से कांटेक्ट करना, बाकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी बट कांटेक्ट टू अश्विनी मैम, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग जो अपलोड ही नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमको स्ट्रिक्टली जो है अलाउ नहीं किया है रिकॉर्डिंग देने के लिए। एनसीईआरटी के हिसाब से और रियलिटी के हिसाब से बेटा आंसर ए ही करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू मी आंसर ए ही यहाँ पे आना चाहिए। चलो ओके, किसी का स्लाइड नंबर 14 भी पूछ रहे थे कोई, तो भी देखो बेटा ये है 14 नंबर का स्लाइड। कुछ पूछना किसी को? बेटा इसका मैंने पीडीएफ पोस्ट किया हूँ आपके टेलीग्राम पे, ठीक है। और ये आज वाला भी पीडीएफ लेक्चर जो मैं पोस्ट कर दूंगा, जो मैंने स्पेशल क्वेश्चंस जो शॉर्टलिस्ट किया हूँ। और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं बट कुछ क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किया हूँ मैंने आप लोगों के लिए। डोंट वरी बेटा, आज का लेक्चर एनी हाउ कंडीशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा 15 मिनट्स भी आपको लगे तो आप पहले से रेडी रहो कि हम लोगों को जो है बेटा, अब यदि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ आप, क्योंकि एक एक स्क्रीनशॉट के लिए आप सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। स्लाइड नंबर 14 एक्सप्लेन करना है। हाँ पीडीएफ दे दूंगा मैं, आप स्क्रीनशॉट में मत जाओ। ओके देखिए तन्वी बेटा, कुछ भी भूले नहीं हो, थोड़ा सा डर लगता है ऐसे टाइम पे, डोंट वरी, टेंशन ना लो। आपका रिवीजन शेड्यूल जो है मैं लूंगा, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, ठीक है। डायूरेसिस की बात करें तो देखो बेटा यहाँ पे इस तरह से ग्लोमेरुलर फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इस तरह से हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, रेनिन सिक्रेट करती है। अब रेनिन जो है जब सिक्रेट होता है तो रेनिन क्या करता है, डायरेक्टली जो हमारे लीवर और लंग्स के जो एंजाइम उसको एक्टिवेट करता है,
एक्टिवेट करने के बाद फिर एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन का सिक्रेशन डिक्रीज कर देगा, तो मुझे ये बताओ एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, और जब एल्डोस्टेरॉन कम होगा तो डायरेक्टली जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होता है ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, एडीएच का सिक्रेशन बेटा कम हुआ तो मुझे बताओ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन ही वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, समझ गए। उसके बाद एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर का कहीं से कहीं तक रोल नहीं आता है, मींस जो मेन रोल है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि Na+ जो होता है क्या करता है, जिधर जिधर भागेगा उसके पीछे पीछे वाटर जाता है। कहां पे होता है ये प्रोसेस, रीनल ट्यूब्यूल में। ये किसकी वजह से होता है, एल्डोस्टेरॉन की वजह से होता है, समझे बेटा। तो इसका करेक्ट आंसर ए आता है, इस तरह से आएगा। समझ में आ गया अभी सभी को। वैष्णवी वंजारी, सर हमारा 11th तो कंप्लीट नहीं हुआ है। बेटा देखिए हर बैच का 11th के कुछ कुछ पोर्शन चैप्टर्स नहीं हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 12th कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अब 12th का हमारा फ्लो चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होगा हम फिर 11th पे आ जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, मैं हूँ, ठीक है। और जब तक के मेरे हाथ में है मैं आपका हर चीज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और रहा सवाल यदि आपको एक्स्ट्रा जाना है, तो अभी मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटा न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है 11th का वो ले रहा हूँ, ठीक है। और काफी अपडेटेड और मॉडिफाइड तरीके से लेक्चर्स हो रहे हैं बेटा, तो सभी के लिए हेल्पफुल और यूजफुल रहेगा वो वाला लेक्चर। और मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ बेटा, जो ब्रीथिंग का एक लेक्चर लिया हूँ मैंने, ठीक है। ब्रीथिंग में मैंने एक लेक्चर लिया हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला। सभी के लिए एडवाइस है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला लेक्चर सभी लोग, स्पेशली एलकेएम बैच आल्सो, एक बार वो लेक्चर जरूर देखना बेटा, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो डेटा दिया है ना, आपको कंफ्यूज करता है, भूल जाते हो आप लोग। तो गैसेस एक्सचेंज में जो डेटा है ना, एल्वेओलाई में कितना पार्शियल प्रेशर होता है, लंग्स में कितना होता है, सारी जगह कितना होता है, तो वो प्रॉब्लम करता है, समझे। तो वो आप लोग एक बार देख लो, तो उसमें आपको वो सारी चीजें याद हो जाएगी बेटा। बहुत अच्छे ट्रिक की हेल्प से मैंने समझाया है, और कंसेप्ट जब समझ में आ जाते हैं ना, तो हमको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। हाँ, यूट्यूब पे है बेटा वो लेक्चर, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट किया हूँ, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो आप, आपको हेल्प मिलेगी उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वाला हो गया था। देखिए बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या बताया है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इसमें देखो याद कैसे रखना है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, समझ गए। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ होगा तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ तो क्या बनता है बेटा, यहाँ पे लिपिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन गोल्जी बॉडी की बात करें तो वहां पे ग्लाइकोसिलेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या चीज, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे याद रखना बेटा ये क्वेश्चन को, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड क्या आएगा, गोल्जी बॉडी आएगा। इजी है, सेल बायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया हूँ। फ्लोरिडियन स्टार्च, ये क्वेश्चन देखो कितना कंफ्यूज किया है, ठीक है। आपको बिलीव नहीं होता तो आप रिपीटर बैच में जो स्टूडेंट उस क्लास में मेरे थे उनसे पूछना, उन लोगों को मैंने कहा था बेटा ये क्वेश्चन आपको एज इट इज ऐसे ही पूछा जाएगा, और आया। देखो यहाँ पे कितना कंफ्यूज किया हुआ है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ये वाला पार्ट, ठीक है, कुछ बैच में नहीं हुआ है, तो उन लोगों को मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन देखो कैसे ट्विस्ट किया। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये किसके सिमिलर होता है ऐसा बताया। तो फ्लोरिडियन स्टार्च की यदि हम बात करें, ठीक है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च मींस क्या, ठीक। तो यहां पे देखो बेटा पहली चीज तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है इसका करेक्ट आंसर जो आएगा क्या आएगा, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। क्यों आएगा देखो, पहली चीज तो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ब्राउन एल्गी की यदि हम बात करें तो ब्राउन एल्गी में जो है मैनिटॉल, ठीक है, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। जिन लोगों का हो गया बेटा लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम रेड एल्गी की बात करें तो रेड एल्गी में जो फूड स्टोर्ड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। ग्रीन एल्गी में क्या आ गया, स्टार्च आ गया। ब्राउन एल्गी में मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन आ जाएगा। और रेड एल्गी जो होता है उसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है।
अब फ्लोरिडियन स्टार्च की यदि हम बात करें बेटा, तो ये होता है हाईली ब्रांच। अब जिन लोगों का बायोमोलिक्यूल हुआ होगा उनको समझेगा कैसा होता है बेटा ये हाईली ब्रांच। अब ये क्वेश्चन देखो, कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये एल्गी का पोर्शन से लिया हुआ है, प्लांट किंगडम से, बट इसका रिलेशन देखो डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल से आ रहा है। तो देखो हाईली ब्रांच कंपोनेंट कौन से हैं, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ये हाईली ब्रांच है। देखो आपको ग्लाइकोजन का एक डायग्राम बना होगा इस तरह से, ब्रांच वाला आपको याद आ रहा होगा, इस तरह से कुछ तो भी बना हुआ है, याद है बायोमोलिक्यूल में। तो ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच है, अब फ्लोरिडियन स्टार्च भी हाईली ब्रांच है। तो ये स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है, तो एमाइलोपेक्टिन जो है बेटा, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये भी मैंने बायोमोलिक्यूल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हूँ, याद होगा। एमाइलोपेक्टिन स्टार्च पढ़ाया था मैंने, स्टार्च को एमाइलम कहते हैं, और स्टार्च बेटा दो सब यूनिट से बना होता है, एक आता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज जो होता है बेटा सिंपल लीनियर पॉलीमर होता है, और एमाइलोपेक्टिन जो होता है ब्रांच पॉलीमर होता है। ब्रांच पॉलीमर मतलब कैसा होगा, जिसमें एक तो इस तरह से भी होता है, दो बॉन्ड होते हैं बेटा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद आ रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया था एनसीईआरटी के बाहर जाके मैंने, आपकी बैच में पढ़ाया हूं ना मैंने ये। हेलो, वेरी गुड। अब आप यदि बोलोगे कि सर ये एनसीईआरटी का नहीं है, तो अब ये क्वेश्चन जो पूछा है बेटा, क्वेश्चन के लिए क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डीप नॉलेज पूछा गया है कुछ क्वेश्चन में, समझे। तो ये चीज है बेटा, एक्स्ट्रा में पढ़ा है, हाँ वैष्णवी नारद को भी याद है, चलो बहुत से लोगों को याद है, गुड वेरी गुड, सभी का रिस्पांस मिल रहा है। तो अब बताओ ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बेटा रैंकिंग वाला है, जिसको बना होगा, जिसने सही तरह से पढ़े होंगे, वो एक क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ेगा। एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बेटा देखो, ये ग्लूकोज है, समझे, फिर अगेन एक ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज के बीच में क्या होता है बेटा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आता है। फिर अगेन एक ग्लूकोज यहाँ पर आएगा, ये इधर से जुड़ता है, तो यहाँ पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आता है। ऐसे बेटा 200 नियर अबाउट 40 सब यूनिट जो होती है आपस में जुड़ के ऐसा ब्रांच एक स्ट्रक्चर बनाती है। ब्रांचिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ये इस तरह से ग्लूकोज ग्लूकोज, फिर अगेन ग्लूकोज ग्लूकोज, ये ऐसा, तो ये हाईली ब्रांच पॉलीमर हो जाता है, ये बनता है एमाइलोपेक्टिन। वेरी गुड, पूनम को भी याद आ गया, बहुत बढ़िया, समझे। तो ये क्वेश्चन बेटा इस तरह से आया है, ठीक है। अब आप लोगों ने भले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आंसर देख लिए होंगे, आपने पेपर देखे होंगे, ठीक है, लेकिन बेटा क्वेश्चंस को देखने का जो अप्रोच जो है वो बहुत मायने देता है। और इस वजह से आज के इस लेक्चर से बेटा आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको अब कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, समझे। तो अभी तो वैसे हम लोगों का क्या सिलेबस चल रहा है ना, तो सिलेबस चल रहा है तो मैं उतना डिस्कशन नहीं लेता हूं आप लोगों का, लेकिन फाइनली जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे आगे। लेमिनेरिन बेटा ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है बेटा। लेमिनेरिन मींस जो ब्राउन एल्गी होता है ना, वहां पे फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन, ओके। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन रिसेंट में बेटा जेनेटिक्स में पढ़ाया हूं मैंने, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया है, सुटोन एंड बोवेरी ने। बट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मैंने आपको बार बार बिल्कुल ऐसा जोर दे के बोला था बेटा, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल ऐसा बोला था, याद है क्या, याद आया। कलर्स बेटा कौन सा, यही वाला जो है, देखिए बेटा क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये डिफाइन किया है मॉर्गन ने, बट उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया है, अरे यार उल्टा हो गया यार, ठीक है, क्या चीज, यहां पे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया है सुटोन एंड बोवेरी ने दिया है, बट इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो किसने दिया है, मॉर्गन ने। कलर्स इसके पहले वाला बताना है। नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है बेटा, रिज्वाइन करो जल्दी से। इसके पहले फ्लोरिडियन स्टार्च किसके समान होता है ये पूछा बेटा। यहाँ पे हम ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी मींस क्लोरोफाइसी, ठीक है, ब्राउन एल्गी मींस फियोफाइसी, रेड एल्गी मींस रोडोफाइसी। पढ़े होंगे ना बेटा आप लोगों ने। ग्रीन एल्गी में फूड मटेरियल स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ब्राउन एल्गी में जो फूड मटेरियल स्टोर होता है मैनिटोल और लेमिनेरिन के फॉर्म में, और रेड एल्गी जो है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। और ये जो होता है बेटा एक कॉम्प्लेक्स हाईली ब्रांच पॉलीमर होता है।
ठीक है। अब ब्रांच ऑफ पॉलीमर के अकॉर्डिंग मैनिटॉल और ग्लाइकोजन जो होते हैं बेटा, ये ब्रांच पॉलीमर होते हैं। एल्गिन नहीं होता ब्रांच पॉलीमर। सेलुलोज जो होता है बेटा, ये भी ब्रांच पॉलीमर नहीं होता। कैसे? हाईली ब्रांच पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है, ये पूछा हुआ है। तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर आएगा ये। कलर्स बेटा समझ में आ गया? देखो जब भी क्वेश्चन आएगा नॉट करेक्ट, देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन किया है यहाँ पे। ये नॉट करेक्ट वर्ड ना अच्छे अच्छों की जान ले लेता है फिर, समझे? 2 साल की मेहनत बिल्कुल 2 मिनट में पानी में चली जाएगी। इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, ट्रिक अप्लाई करना, अंडरलाइन कर लेना ऐसे क्वेश्चन पे और फिर नीचे पढ़ना, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन इक्वलाई से प्रोड्यूस होता है, तो ये करेक्ट हो गया। मेन में इंसुलिन सिंथेसाइज जो होता है वो प्रो इंसुलिन होता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये भी होता है। प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है, मतलब देखो ए बी और 3 चेन होती है ना इस तरह से, ए बी सी, ठीक। और जो आपस में लिंक होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, क्या दिया इसने? हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉट करेक्ट बोला है, डायरेक्ट आंसर 4 इसका आ जाएगा, समझे? कहने को बहुत आसान है, लेकिन जब बेटा जब प्रेशर रहता है ना, जब प्रॉब्लम आती है। अनिकेत बेटा बहुत देर के बाद आपका नाम देखा मैंने, ठीक है। तो जब मेंटल प्रेशर रहता है ना, उस टाइम पे आप फील करो, जब आप भी बैठे रहोगे और उस प्रेशर को सहन करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितना डर रहता है उस टाइम पे। चलो आगे बढ़ते हैं। माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocytes इज कंप्लीटेड। क्या बोला है? माइटोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी oocytes में जो होता है, तो देखो बेटा सेकेंडरी oocytes, ठीक है, जब स्पर्म मिलता है ना, याद है जब कंप्लीट मियोसिस कंप्लीट होती है तब सेकेंडरी oocytes भी कंप्लीट होता है, याद है? वेरी गुड। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन आएगा क्या? नहीं बेटा, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, क्योंकि स्पर्म जो है बेटा सेंट्रियोल्स लेके जा रहा है, और जब सेंट्रियोल्स जाएगा तब जाके ही स्पिंडल फाइबर बन के वो आपस में डिवाइड होंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आएगा। ओके, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ ओवम, ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हूं आपको। सोचो कितना ट्विस्ट करके और कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा है। यदि मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी के लाइन से समझाता तो ये क्वेश्चन आप जरूर, यदि आप होते तो गलत करके आते। लेकिन आप खुद सोचो बेटा, इस टॉपिक को कितना टाइम दिया हूं मैंने, और आपको एक्स्ट्रा के कुछ डायग्राम बता के और एनिमेशन बता के समझाया हूं मैंने, और 2 बार रिवीजन लिया हूं इस टॉपिक पे। और ये भी बार बार कहा हूं बेटा मैंने कि स्पर्म ओवम जब फ्यूज होते हैं तब जाके मियोसिस कंप्लीट होता है। बताया हूं कि नहीं? बताओ हेलो, यस या नो? आप लोगों को ये इजी लग रहा होगा। जिन लोगों ने उस लेवल से नहीं पढ़े होंगे उनका ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच ही गलत हो गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन में उनको भले लग रहा होगा हम सही हैं, गलत हो गए होंगे वो लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजन। मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ अमोनिया याद रखेंगे बेटा, लेकिन हमेशा याद रखना अमोनिया के साथ साथ हाइड्रोजन भी निकलता है। कैसे? देखो एन ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजिनस एंजाइम जब रूट में आता है तो एक बॉन्ड को तोड़ेगा, तो यहाँ पे अमोनिया के साथ इस तरह से एक H, फिर अगेन एक H और अगेन एक H, लेकिन ये बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे लेगुमिनस प्लांट में अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इसका आंसर आता है कैटेलाइज रिएक्शंस जो प्रोडक्ट है। ओके, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, बट मालूम होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ अमोनिया ही लगेगा, और जिनने इसका आंसर जो है, क्योंकि आपको डायग्राम दिखता है, पढ़े हुए रहते हैं ना बेटा, तो हमको सिर्फ यही याद रहता है, लेकिन उसके आगे पीछे की कहानी याद नहीं रहती। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे आया और हमें कैसे पढ़ना है। मतलब जो पढ़ रहे हो ना बेटा, आग बंद करके नहीं पढ़ना, समझ के पढ़ना, और एनसीईआरटी के आजू बाजू भी एक एक चीज जो छुपी हुई है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। सोच लो बेटा, मैंने जो डिफिकल्ट लेवल वाले जो क्वेश्चंस निकाला हूँ, कितने ढूंढ ढूंढ के निकाला हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं यहाँ पे डिस्कशन में ले रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 90 के 90 क्वेश्चन भी डिस्कस ले सकता हूँ, बट नहीं, जिस क्वेश्चन का नीड है आपको और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, उस वे से आप उसको देखोगे ना बेटा, तब आप अपने लिए तैयार होंगे, समझे? इसलिए ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो आगे, यहाँ पे भी देखो कुछ लोग गलत हो जाएंगे। कैसे गलत होंगे? बीटी कॉटन वैरायटी की बात करें बेटा, तो ये डेवलप हुई, चलो मालूम है, टॉक्सिक जीन से डेवलप हुई है, बैसिलस thuringiensis से डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये बीटी कॉटन जो किससे रजिस्ट है?
तो रजिस्टर बेटा प्लांट निमेटोड का बीटी कॉटन के साथ कोई रिलेशन नहीं आएगा, इसमें फंगल डिसीज तो होती ही नहीं है। ठीक है, इंसेक्ट प्रीडेटर मतलब वो खुद को क्यों खाएगा, मतलब किससे रेजिस्ट है वो, ऑब्वियसली एक इंसेक्ट पेस्ट जो होता है उससे रेजिस्ट है। देखो ऑप्शंस भी उसने कितना सोच समझ के रखा हुआ है यहाँ पर, चारों भी ऑप्शंस जो है उसमें 3 ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं कि कुछ भी आंसर्स दे दे, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें भी गलती करेंगे बेटा, बट जिसने अच्छे से समझ के इसको पढ़ा है उसके साथ गलती नहीं होंगी और डायरेक्ट वो इसी आंसर्स पे आएगा इंसेक्ट पेस्ट पर। समझ में आया क्या? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? कोई कुछ पूछना चाहता है? क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में भी कितना बड़ा गेम खेला है उसने, कोई बताएगा क्या है यहाँ पर? देखिए करेक्ट स्टेटमेंट, हमेशा मैंने कहा हूं ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो तब वहां पे आप ये सारी चीजों को मार्क करके रख लो। यदि आपने यहाँ पे मार्क कर लिए तो फिर आपका आधा जो नेगेटिव मार्किंग वाली जो चांसेस रहते हैं ना वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंसुलिन एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसेमिया, इंसुलिन ग्लूकोज को बढ़ाता है क्या बेटा? नहीं। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, हाँ ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स समझ रहा है, ग्लूकागन जो है बेटा हाइपोग्लाइसेमिया, ऐसा नहीं होता है। इंसुलिन क्या करता है बेटा? ग्लूकोज लेवल को कम करता है बट ये बढ़ाता है। इंसुलिन पैनक्रियाटिक सेल्स में एक्ट नहीं करता बेटा, इंसुलिन लीवर में जाके काम करता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है बेटा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से न्यू शुगर का फॉर्मेशन उसमें हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा? सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। समझे? देखो कितना ट्विस्ट किया, इसको समझने के लिए भी मैक्सिमम स्टूडेंट के इस क्वेश्चन ने 1 मिनट खा गए होंगे बेटा, जिसने रटा होगा, लेकिन जिसने समझा होगा उसका टाइम बहुत बचा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़े हैं और शायद और कहीं पढ़े हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, साइली बेंदर का रिपीट करना है। देखिए बेटा यहाँ पे जैसे ये हमारा स्टमक हो गया, इधर साइड ये हमारा डिओडिनम मींस स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होता है पेनक्रियाज और ये होता है लीवर। तो क्या होता है बेटा, पेनक्रियाज जो है ये एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से इंसुलिन और ग्लूकागन दो हार्मोन जो होते हैं वो सिक्रेट होते हैं। ठीक है, हाँ बेटा प्राची रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो दो हार्मोन जो सिक्रेट हो रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हुए? एक तो इंसुलिन सिक्रेट हुआ है और एक ग्लूकागन। तो अब देखो यहाँ पे हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज को स्टोर करना होता है तो ग्लूकोज जो बेटा ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लेकिन जब हमें भूख लगी होती है और हमें खाना नहीं मिल रहा होता है तो ये ग्लाइकोजन को हम ब्रेक करके ग्लूकोज में तोड़ते हैं और इससे हम खाना खा लेते हैं। मतलब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल को कंट्रोल करना है, जब एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज आता है तो क्या होता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और साथ ही साथ साइड में जो सेलुलर अपटेक जो होता है ना ग्लूकोज का उसको बढ़ा देगा। कौन बढ़ाएगा? तो ये बढ़ाता है इंसुलिन। तो इस तरह से हमारे बॉडी में इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी हमारे बॉडी में बेटा ग्लूकोज का शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज होने की वजह से अब हमको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा बेटा, ग्लूकागन हार्मोन आता है। और ग्लूकागन हार्मोन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है और ये सेल जो जल्दी जल्दी ग्लूकोज को खा रही थी ना उसको रोक देता, बोलता भैया शॉर्टेज है, ज्यादा नहीं खाओ, रुक जाओ, धीरे धीरे खाओ। तो इस तरह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी कंट्रोल हो जाता है। तो इस टर्म में यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है अभी, क्वेश्चन में इंसुलिन जो है बेटा हाइपरग्लाइसेमिया कर रहा है क्या? नहीं, इंसुलिन हाइपो करता है, मतलब ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। फिर इंसुलिन पेनक्रियाज पे काम कर रहा है क्या? नहीं। ग्लूकागन जो है हाइपो कर रहा था क्या? नहीं, ग्लूकागन क्या करता है बेटा, हाइपर करता है। तो ऐसे करके आपके 3 ऑप्शन तो यही रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अब यदि आपको ये सेकंड वाला याद नहीं भी होगा तो आग बंद करके आप इस ऑप्शन को सॉल्व कर लो। समझे? तो क्या होगा मालूम है, स्टूडेंट इसमें क्या बोला, करेक्ट ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना,
करेक्ट ऑप्शन ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हो और आपको सब गलत लग रहा है तो करेक्ट पे मत जाओ, क्योंकि आप करेक्ट ढूंढोगे ना तो 1 मिनट से ज्यादा चला जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया, कितना टाइम लगा, 40 सेकंड लगे अभी समझाने में, वो तो समझाया इसलिए, लेकिन आप खुद सॉल्व करोगे तो 15 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। क्या करना है आपको, करेक्ट पूछा है, करेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन सॉल्व करने का दूसरा तरीका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, मतलब 101% आग बंद करके करेक्ट यही होगा, सॉल्व करके आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। समझे? ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करोगे तो जो नेगेटिव मार्किंग है उससे आप बच जाओगे बेटा। समझे? आगे बढ़े। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन तो डिस्कस करने वाले बहुत सारे हैं, टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, बेसिक अमाइनो एसिड। सेम क्वेश्चन बेटा केमिस्ट्री में भी रिपीट हुआ है, आपने देखना, मैंने केमिस्ट्री का भी पेपर देखा हूँ, केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आया बेटा बेसिक अमाइनो एसिड को लेकर के। फ्री के 8 मार्क्स मिल गए आपके। आप ठीक है, मैं केमिस्ट्री पे भी ध्यान देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, हिस्ट्री ऑफ अर्जेंटीना वाज लाई। तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये कैसे है बताओ, बेसिक अमाइनो एसिड है, ट्रिक से पढ़ाया था, याद है मैंने ट्रिक बताई थी इसकी। तो हिस्ट्री ऑफ अर्जेंटीना वाज लाई, तो इसमें कौन सा आ रहा है, हिस्टिडीन आ रहा है, अर्जिनिन आ रहा है या लाइसिन आ रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन में। अब पूछा बेसिक अमाइनो एसिड, आग बंद करके लाइसिन 5 सेकंड में सॉल्व हो गया, ट्रिक याद है तो 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो कौन कहता है भूलते हैं, बेटा ब्रेन में भूलने का फंक्शन नहीं होता, हमेशा याद रखना है। कोई भी चीज लाइफ में एक बार याद हो जाए ना, आप कभी नहीं भूल सकते, लेकिन याद होना चाहिए। हमको याद नहीं होता, हमको गलत फहमी होती है कि वो याद हो गया है, और वो याद हो जाता तो आप भूले क्यों, वो भूले इसलिए क्योंकि वो याद ही नहीं हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत बताया हूं मैंने बाकी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास में। देखिए आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से कहां पे अंडरलाइन करना है आपको बताओ, रॉन्ग स्टेटमेंट किसके रिफर में पूछा है यहाँ पे, इम्यूनिटी, अभी रिसेंट में पढ़े बेटा हम लोगों ने, समझे? तो इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आएगा, रॉन्ग बोला है बेटा। तो पहले तो फीटस रिसीव करता है एंटीबॉडी, तो क्या वो फीटस में बन रही है क्या, वॉइस ब्रेक हो रहा है, सही हो जाएगा बेटा थोड़ी देर के बाद। मदर से उसने एंटीबॉडी लिया, ये पैसिव इम्यूनिटी है। पहले तो ये बताओ एक्टिव और पैसिव जो है वो क्या होता है, ये बताओ। एक्टिव जो लाइफ टाइम रहेगा, पैसिव जो शॉर्ट टाइम रहेगा। तो फीटस से जो बच्चे में रहे जो एंटीबॉडी जा रही है, क्या उसका लाइफ लॉन्ग रहेगा क्या बेटा, नहीं रहेगा। तो बेटा उसकी मम्मी से छोटे से बच्चे में जो इम्यूनिटी जा रही है वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, मतलब पैसिव होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, समझे? जब एंटीजन को एक्सपोज करते हैं, लिविंग भी हो सकता है या डेड भी, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है होस्ट की बॉडी में। ठीक है, जैसे हम टिटेनस को लगा, हाँ सॉरी, क्या हम पोलियो का वैक्सीन देते ना, या फिर वो इंजेक्शन लगाते हैं, रूबेला, कोलेरा, क्या क्या आते हैं वैक्सीन, वो एक्चुअली बेटा लाइव ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, उस छोटे से बच्चे में वो जो जर्म्स है ना उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं हम लोग। कितनी नाइंसाफी उस बच्चे के साथ, बेटा ऐसा नहीं है, फिर उसको फीवर आता है, आपने देखे होंगे। तो एक्चुअली क्या किया हमने ना, जो ओरिजिनल जर्म्स है ना उसकी वीक स्ट्रेन को उस बच्चे के बॉडी में डाल दिए। डालने के बाद क्या होगा, उसके बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग होने की वजह से उसको मारने के लिए उसने एंटीबॉडी बना लिया। जब एंटीबॉडी बना लिया तो वो लाइफ टाइम रहती है, लाइफ टाइम रहेंगी तो क्या कहलाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब ये सही है। क्या पहचानना हमको बताओ, रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर रेडीमेड एंटीबॉडी जो होती है डायरेक्टली जो हम दे रहे हैं, ठीक है, जो इंजेक्शन लगाते हैं ना हम लोग, परमानेंट रहता है क्या, कि एक बार बीमारी हुई तो कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, तो वो क्या कहलाता है, पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी बेटा बहुत जल्दी रिस्पांस देता है, फुल रिस्पांस देता है, क्यों, क्योंकि किसी को चिकन पॉक्स हो गया, किसी को स्मॉल पॉक्स हो गया, जो भी है, तो किसी को यदि पॉक्स हो गया, अब पॉक्स होने के बाद डबल से यदि वो पॉक्स वाला वायरस फिर से उस पर्सन की बॉडी में आया, तो उसके पास पहले से मेमोरी स्ट्रांग है और वो फुल रिस्पांस देगा तुरंत, अगले बार पॉक्स किसी को नहीं होगा। मतलब ये करेक्ट है क्या, बताओ, फुल रिस्पांस, क्विक रिस्पांस, क्या बोला है, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है। अब चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं यार, अब हो गया गड़बड़। बेटा हमने एमनेस्टिक रिस्पांस पढ़े थे, याद है, वेरी गुड। एमनेस्टिक रिस्पांस फर्स्ट टाइम तो स्लो होता है,
सेकंड टाइम फुल होता है। हो गए ना, कंफ्यूज हो गए आप लोग यहाँ पर। बेटा ये ऑप्शन क्या बोला उसने, रॉन्ग पहचानना था, मतलब इसका आंसर यही आएगा। एमनेस्टी याद आ रहा है टर्म किसी को? फर्स्ट टाइम स्लो होता है, बाद में फास्ट होता है और फुल इफेक्टिव होता है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में उसने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। बट तीनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे, फोर्थ भी थोड़ा सा करेक्ट लग रहा, बट तीनों का वेटेज ज्यादा है। यहाँ पे बताओ कितने स्टूडेंट गड़बड़ हुए होंगे। अब याद आया अनिकेत? वेरी गुड। कल्याणी को भी याद आ गया, याद है आपको? वेरी गुड। अब बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में यदि आप रहते और यदि आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच जो है वो कुछ अलग रहता, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं रहती। मैंने आपको शुरुआत में कुछ पॉइंट्स बताया था, आपको याद है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन याद रखना बेटा, क्रिटिकल अप्रोच, अलर्टनेस ऑफ माइंड, कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन, बेटर अंडरस्टैंडिंग और डीप नॉलेज, जिसके पास इस पेपर में है वो तर गया। ठीक है, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं याद रखो। और नेचर से रिलेटेड जो नेचर में चल रहा है, ये चीज आप लोगों के भी काम में आएंगी। गुरु मंत्र है बेटा, लिख के रख लो जो बताया हूं मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी। तो करेक्ट आंसर इसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। मैंने बेटा इसमें दो ट्रिक दिया था, एक एसी करके दिया था और एक एसडी करके दिया था। ठीक है, होमोलोगस जो होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है, और एनालोगस जो ऑर्गन होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। ठीक है, तो ये जो होमोलॉजी और एनालॉजी जो है, वैसे तो बेटा हमारा इवोल्यूशन हुआ नहीं है, लेकिन जब इवोल्यूशन होगा तब आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। लेकिन फिर भी आप याद रखो, डॉल्फिन जो है बेटा ये मैमल्स है। डॉल्फिन जो है ये क्या हो गया, ये हो गया मैमल्स। ठीक है, पिंजुइन की बात करें तो ये हो गया बर्ड। ठीक है, तो एक मैमल्स है और एक बर्ड्स है, और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, फ्लिपर्स। तो फ्लिपर्स जो होता है बेटा ये यूज होता है किसमें, ये यूज होता है स्विमिंग में। ठीक है, किसमें, स्विमिंग में। तो अब क्या होता है बेटा, यहां पे दोनों के लिए काम जो है एक ही आ रहा है। देखो ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, मतलब इन दोनों का ओरिजिन जो है, जो ओरिजिन जो रहता है ना वो अलग रहेगा, बट काम जो है दोनों का एक ही रहेगा। तो जब ऐसा आता है तो क्या हो जाएगा बेटा, एसी। ठीक है, मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं। एनालॉजी हो रही ना, एनालॉगस है, वो एक दूसरे के एनालॉगस है, मतलब ओरिजिन डिफरेंट रहेगा बट फंक्शन सेम रहेंगे। तो ये किस चीज को बताता है बेटा, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को बताता है। ट्रिक अभी से याद रख लो, आगे चल के आपके काम में आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसके पास ट्रिक होगा वो बहुत जल्दी सॉल्व करेगा, और नहीं तो वो यही घूम जाएगा कि सही यार इसमें आंसर क्या देना है। समझ गए? ईश्वरी क्या बताना है बेटा फिर से? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत सारे लोगों का हुआ है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चंस को यदि हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी एक ऑप्शंस देखना है हमको। ठीक है, क्या चीज, कोई भी एक ऑप्शंस देखना है और उसको लेकर के डायरेक्ट, जैसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को देख लो, तो ए का रिलेशन काय के साथ है, और आंख बंद करके समझ लेना कि 100% यही रहेगा। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या होता है बेटा, ओवल विंडो पे नहीं रहता है, क्वाइल पार्ट लेब्रिंथ का नहीं होता है, कनेक्ट मिडल ईयर नहीं होता है, लोकेटेड इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। याद है बेटा, कॉर्टी, हेयर सेल्स, बेसिलर मेम्ब्रेन, याद आ रहा है? मतलब ए का 4 बताओ, इसमें से ए का 4 कौन सा है? 5 सेकंड में सॉल्व होगा। ए का 4 कौन सा है? बी। हो गया सॉल्व। अब क्रॉस चेक करना, कभी भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करना। सबसे पहले सिर्फ एक वाले को मैच करना, उसके बाद एक बार क्रॉस चेक करना, आंसर आ जाएगा। और इस बार बेटा आप खुद ही देख लो, मैच द कॉलम वाले कितने सारे क्वेश्चन आए और फ्री के मार्क देने वाले थे। जिसने इस टाइप की ट्रिक को यूज किया होगा बेटा बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और आप लोगों को आज एक गुरु मंत्र मिल रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, याद रखो। तो अब देखो यहाँ पे सेकंड का कॉकलिया, कॉकलिया कहाँ होता है बेटा, सेकंड कौन सा आ रहा है, गड़बड़ हो गया, क्या चीज, ए का 4 आ रहा है, बी का 2 आ रहा है, कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेब्रिंथ होता है कॉकलिया, हाँ सही है। फिर उसके बाद सी का 1 आ रहा है, स्टेशियन ट्यूब जो है, देखो स्टेशियन ट्यूब ईयर की हम बात करेंगे तो मिडल ईयर है, यहाँ से इस तरह से पाइप निकला होता है, पढ़े हमने स्टेप्स।
स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो हमारे ओवल विंडो से कनेक्ट है। हो गया, समझे? साइली बेटा डीप में मैंने एक्सप्लेन किया, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा इसमें डीप बताना पड़ेगा, ठीक है बता देता हूँ। इसमें बेटा थोड़ा सा ईयर का एनाटॉमी आता है। ईयर की एनाटॉमी यदि हम देखें बेटा तो सबसे पहले तो ये हमारा एक्सटर्नल ईयर रहता है जिसमें ये पिन्ना होता है और ये ऑडिटरी मिएटस, ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, और यहाँ पे आता है बेटा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के बाद ये सेकंड ईयर आता है जिसको मिडल ईयर कहते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। 3 टाइप की यहाँ पे बोन होती है बेटा। हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन जो होता है स्टेप्स है। फिर इसके बाद आगे, इसके आगे एक और यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ बन नहीं रहा, यहाँ पे बनाता हूँ। इस तरह से जलेबी के समान एक स्ट्रक्चर होता है बेटा ये वाला, ये इंटरनल ईयर है। तो ये जो क्वाइल्ड पार्ट जो होता है ये कहलाता है कॉक्लिया। तो ये जो कॉक्लिया है बेटा, तो यहाँ पे इस तरह से 2 टाइप की विंडो होती है, एक ओवल विंडो होता है और एक राउंड विंडो। तो जो स्टेप्स जो होता है ये ऊपर वाला जो ओवल विंडो है ना इससे कनेक्टेड होता है, ऐसा समझ गए? फिर ये कॉक्लिया के यदि हम एनाटॉमी को समझेंगे तो ये जो एनाटॉमी है कॉक्लिया की, जैसे ये इस तरह से है ना, तो इसको जब हम डायग्राम को इस तरह से तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जब हम देखते हैं तो उसके इस तरह से हमको अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं। तो ये आउटर पार्ट होता है, मिडिल पोर्शन होता है और इनर पोर्शन होता है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फ होता है, यहाँ पे पेरिलिम्फ होता है। बेटा ये थोड़ा सा डिटेल है लेकिन जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्वाइल्ड पोर्शन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या बताया है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है ना, जो मैंने आपको कॉक्लिया बताया, तो कॉक्लिया में एक मिडल वाली मेम्ब्रेन होती है बेटा जिसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाता है। और ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है इस तरह से सेंसरी हेयर सेल्स होती है। जैसे पियानो की बटन देखे होंगे ना आपने, हारमोनियम का जो बटन होता है उसके समान यहाँ पे सेंसरी हेयर सेल्स होती है जिसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहते हैं, जो कहां पर बेटा बेसिलर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक है? स्टेप्स मैंने बताया बेटा कहां पे, ओवल विंडो से अटैच्ड रहेगा, ठीक है? स्टेशियन ट्यूब जो होता है, देखो आपने देखे होंगे कि कभी कभी एकदम से बहुत तेज साउंड आता है डीजे में हम जब जाते हैं तो आपके दिल में से आवाज आती होंगी, देखे होंगे आपके चेस्ट में से धम धम करता है, थोरेसिक कैविटी, याद है? तो क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, ये तो यहाँ से एक ट्यूब इस तरह से निकला होता है, ये इंटरनल ईयर इधर। तो ये एक एक्स्ट्रा का ट्यूब होता है बेटा, स्टेशियन ट्यूब। तो एक्स्ट्रा का जो साउंड प्रेशर जो होता है ना वो यहाँ से होके हमारे थोरेसिक कैविटी तरफ जाता है, मतलब नेजोफेरिंक्स में ओपन होता है। तो ये कनेक्ट किससे बेटा, मिडल ईयर से और फेरिंग से कनेक्टेड होता है। कौन सा, स्टेशियन ट्यूब। कॉक्लिया क्या हो गया, तो कॉक्लिया बेटा क्वाइल्ड पार्ट ऑफ लेब्रिंथ। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, यार बी का 2 हो ही नहीं सकता, ऐसा सोचेंगे और फिर इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी ट्रिक फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी जाओगे बेटा, एक को मैच करो बाकी सारे मैच हो जाएंगे, समझे? लग रहा है ना आपको? सोचो आप खुद उस एग्जाम प्रेशर में यदि बैठे रहोगे और आप देखोगे कि यार बी का सेकंड कैसे होगा, यदि ये सोचोगे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका अप्रोच जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए, जो जिस वे से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यदि ऐसा समझोगे तो रियल में बेटा बहुत फायदा मिलेगा। ओके बेटा, वो एडिशनल पार्ट है, इलियम, इस्चियम वगैरह जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक? हमारे एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक? डोंट वरी, जब आपका ये पोर्शन होगा उस टाइम पे मैं आपको ये बताऊंगा, बट उसके लिए टर्म अलग यूज होता है। इलियम इस्चियम जो होता है एक तो इंटेस्टाइन को लेके यूज होता है टर्म, और साथ ही साथ जो हमारा बोन होता है ना प्यूबिक सिंपैसिस, उसके लिए टर्म यूज होता है बेटा। साइली समझा? नेक्स्ट फ्लिपर्स वाला ये डबल रिपीट हो गया। नेक्स्ट अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है बेटा, ब्रीथिंग इन गैसियस एक्सचेंज से। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? चलो बताता हूं मैं। अरे क्लास में है क्या यार, एक बार यस नो में रिस्पॉन्स तो करो जल्दी से। मैं वॉइस में भी एक्सेस दे रहा हूँ, एक बार जगा दो बेटा बाकी लोगों को भी। यस नो यस सर। यस सर। ओके वेरी गुड, चलो है गुड ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, ठीक? आप म्यूट कर सकते हो या आपके पास से फोन, यदि लगे तो आप बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है। तो लो प्रेशर इन एल्वियोलाई
फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यार इसमें आपको याद होगा मैंने आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताया था, याद है क्या? वो दोस्ती यारी वाली, दुश्मनी वाली, आपको डीडीएस में लाया था, बाहर से एक पर्सन आया ऐसा। वेरी गुड, वही चीज है बेटा, ये Yes, sir. एल्वियोलाई है। ठीक है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन बेटा ब्लड में जाएगा, ब्लड में जब जाता है तो 3% जो है प्लाज्मा में, और बाकी जो है आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड करता है। ठीक है, चलो मुझे बेटा ये बताओ, हीमोग्लोबिन जो होता है यदि हम देखें तो कितना हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में होता है, और एक आरबीसी कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? मिलियन में पूछ रहा हूं मैं, मिलियन में। 280 मिलियन हीमोग्लोबिन एक आरबीसी में होता है, और 1120 ऑक्सीजन एक आरबीसी कैरी कर सकता है, याद है? हाँ, परसेंटेज में 97% आएगा, समझ गए? ये तो आपको पता होगा। बट फाइनली देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखे तो जब ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन से फिर ये फाइनली आगे बढ़ा, यहाँ पे क्या चीज? टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेके आया तो टिश्यू को बेटा ऑक्सीजन का डिमांड है, और ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इसका एक जो दुश्मन है वो आता है, कौन आता है बेटा? CO2। जब CO2 आएगा तो ये जो दोनों हैं इनको, इनकी दोस्ती में दरार ला देता है। स्टोरी याद होंगी आपको, दरार जैसे आई तो हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है, और नहीं छोड़ता। फिर दूसरा CO2 क्या करता है, इसको और गुस्सा आता है तो पानी के साथ मिलके क्या करता है, ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है, फिर जो एसिड छोड़ता है बेटा, तो जब वो H+ आयन H+ हीमोग्लोबिन से ज्वाइन करेगा, फिर से एक ऑक्सीजन इसको दे देता है। उसके बाद सेल में बेटा ग्लाइकोलाइसिस होती है, आपको मालूम है, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो यहाँ पे हीट बढ़ जाती है, और जब यहाँ पे हीट बढ़ जाता है तो क्या होता है बताओ? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से एफिनिटी टूट जाएगा। 3 कंडीशन है, टेम्परेचर बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, पीएच का कम होना मतलब H+ आयन का बढ़ना। ये तीनों भी कंडीशन जो है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से तोड़ देते हैं। ऐसा कहाँ होता है? टिश्यू में होता है, पढ़े हम लोगों ने। इसके जस्ट अपोजिट हम एल्वियोलाई की बात करेंगे, तो एल्वियोलाई में ये सारे कंडीशन क्या होती है? अपोजिट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे रॉन्ग पूछा उसने, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वियोलाई में होता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ये सही हो गया। ऑक्सीजन की बाइंडिंग हम देखें हीमोग्लोबिन के साथ तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ये भी जरूरी है बेटा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, देखो एक ड्रम है, ड्रम में हीमोग्लोबिन बैठा है, और इधर से ऑक्सीजन हम दबा दबा के डाल रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन को जोड़ना ही पड़ेगा ना, ये भी सही है। पार्शियल प्रेशर CO2 का ऑक्सीजन की बाइंडिंग पे इंटरफेरेंस करता है, जानी दुश्मन है बेटा। ठीक है, एक काम करो, हीमोग्लोबिन ये हस्बैंड हो गया, और ऑक्सीजन इसकी वाइफ है, और CO2 इसकी सास है। तो अभी क्या हुआ, ये दोनों कपल बन के जा रहे हैं कहीं, बाहर से CO2 आया, जब CO2 आया और उसने देखा तो ये क्या है, जब ये इसकी सांस इसके साथ रहेंगे तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन चिपक के रहेंगे क्या? बताओ, नहीं रहेंगे ना, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा होता है। स्टोरी बहुत सारी बन सकती है बेटा, इसमें मैंने बताया हूँ आप लोगों को, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। तो अब देखो, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H+ एल्वियोलाई में रहता ही नहीं है, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फेवर करता ही नहीं है। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था तो रॉन्ग यही आएगा। समझ में आ गया बेटा? ये बाकी लोगों को तो याद होगा, जिन लोगों को ट्रिक से पढ़ाया था, जिनको याद नहीं है उनको मैंने अभी बता दिया। ओके, और क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर, माइक्रोविलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इनएक्टिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस? ओके, ये क्वेश्चन है बेटा, डायबिटीज मेलिटस को लेकर के यहां पे ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, डायबिटीज मेलिटस की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे यूरेमिया, यूरेमिया मतलब यूरिन में क्या आ रहा है बेटा? एक ग्लूकोज आ रहा है, तो यूरिन में ग्लूकोज आने की कंडीशन को कहते हैं क्या? ग्लूकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, ये वाला। समझे? जब डायबिटीज मेलिटस की यदि हम बात करें तो कौन सा कंडीशन यूरिन में क्या है, इंडिकेट कर रहा है डायबिटीज मेलिटस को? डायबिटीज मेलिटस हुआ मतलब यूरिन, यूरिन में क्या दिखेगा? ग्लूकोज ज्यादा दिखेगा। साथ ही साथ बेटा फैट टूटेगा, फैट टूटेगा तो कौन सा? कीटोन ज्यादा दिखेगा, और कीटोन जब ज्यादा दिखेगा तो कीटोन बॉडी मिलेगी, मतलब यूरिन में कीटोन यूरिया रहेगा और ग्लाइकोज यूरिया रहेगा।
डायरेक्ट आंसर आता है बेटा यदि इसका रिस्पेक्ट आपको ये इस टर्म से याद है तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे। एक बार पहले इसके पहले का स्लाइड दिखाना है जानवी, कौन से 31 क्या बेटा? ईश्वरी को एक और बार बताना है कौन सा नंबर बेटा? 32 क्या? रिस्पॉन्स करो जानवी, ईश्वरी। 31 क्यूबॉइडल इपिथेलियम वाला, क्यूबॉइडल इपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई। देखो बेटा माइक्रोविलाई की यदि हम बात करें तो आपने एक तो इंटेस्टाइन पढ़े होंगे। इंटेस्टाइन में इस तरह से प्लिका सर्कुलरिस होता है, प्लिका सर्कुलरिस पे इस तरह से बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसको विलाई कहते हैं। और इस विलाई में बेटा अगेन आप देखोगे तो ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। तो माइक्रोविलाई एक तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसी के साथ साथ बेटा हमारा जो ट्रैकिया होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो डस्ट पार्टिकल को बीट एंड मूव करता है। इसी के तरह हम देखें बेटा तो जो नेफ्रॉन का जो पीसीटी पार्ट होता है, नेफ्रॉन मतलब इस तरह से नेफ्रॉन बनाएंगे हम। नेफ्रॉन में सबसे पहले ये होता है माल्पेजियन बॉडी, ये आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आगे लूप ऑफ एनले और आगे जाएंगे तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे बेटा इस तरह से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो जितना भी फूड यहाँ से फिल्ट्रेट होगा ना तो ये फिल्ट्रेट फूड के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए बेटा क्या चीज चाहिए बेटा? वहां पे क्यूबॉइडल इपिथेलियम रहती है, इपिथेलियम सेल्स होता है जो क्यूब के समान होता है, और वहां पे ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई देखने को मिलता है जो वाटर और मिनरल्स के रीएब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रहा है। ये था जानवी का डाउट। कीटोन यूरिया और फिनाइल कीटोन यूरिया वैष्णवी दोनों भी अलग है। ईश्वरी 32 स्लाइड जो है रिपीट करना है कि हाँ ठीक है बता रहा हूँ बेटा। जानवी बुम्बर बेटा क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है। 32 में बेटा डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस दो डायबिटीज होती है बेटा, एक तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है और एक होता है डायबिटीज मेलिटस। समझ गए? इंसुलिन का आई से बनता नहीं है तो डायबिटीज मेलिटस कब होगा? इंसुलिन का डेफिशिएंसी होगा तब। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का डेफिशिएंसी होगा तब क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस। ये समझा आपको? तो अब यहाँ पे क्या पूछा है? डायबिटीज मेलिटस, मेलिटस मतलब इंसुलिन का डेफिशिएंसी होगा। इंसुलिन का जब डेफिशिएंसी होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया तो अब मुझे बताओ ये ग्लूकोज जो है वही नेफ्रॉन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है यहाँ पे, जब इससे फिल्टर होके इधर आया तो रीएब्जॉर्प्शन होगा। बट हमको मालूम है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। जब ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा है तो ये रीएब्जॉर्ब हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे तो यूरिन में क्या होगा बेटा? ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा मिलेगा, और यूरिन में ग्लूकोज का आउटपुट ज्यादा होना क्या कहलाता है? बताओ। यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा मींस ग्लाइकोज यूरिया होगा, समझे? और ग्लाइकोज यूरिया मींस डायबिटीज मेलिटस। कीटोन यूरिया, अब देखो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी कीटोन बॉडी बनती है मतलब फैट भी टूट रहा है, फैट भी टूट रहा है तो क्या होगा? कीटोन बॉडी बनेगी, तो यूरिन में कीटोन बॉडी भी मिलेगा, मींस कीटोन यूरिया। रेनन कैल्कुलाई की हम बात करें तो रेनन कैल्कुलाई क्या होता है बेटा? स्टोन की बात हो रही है जो कि डायबिटीज मेलिटस से रिलेटेड नहीं है, यूरेमिया भी इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया भी डायबिटीज मेलिटस से रिलेटेड नहीं है। ओके, डायबिटीज मेलिटस में टूटता है बेटा, कीटोन बॉडी बनती है, ब्लड में ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में आता है, मेटाबॉलिक एरर है वो। ओके बेटा, ये जो है नेम द एंजाइम फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। बेटा एलन ने जो आंसर की जो अपलोड की है ना उसमें एलन के आंसर की में ये क्वेश्चन गलत दिया है बेटा, ठीक है। यदि आप उसे रिफर कर रहे होंगे, मैं किसी का मतलब वो नहीं कर रहा हूँ एंटी मार्केटिंग, बट मैंने देखा वहां पे ये गलत बताया है। हाँ आप लोग सही हो बेटा, डीएनए हेलिकेज ही क्या होता है? डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। इजी है, तो इसमें कोई भी ऐसा ट्विस्टिंग नहीं है, सिर्फ वो बात बताने के लिए। मतलब मैंने अलग अलग पेपर भी एनालिसिस किया बेटा, अलग अलग कोचिंग के, ऐसा नहीं है कि मैं अपना ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी आर जस्ट लर्नर बेटा, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे जाते हैं बेटा, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन। इसमें बेटा कुछ लोगों को कंफ्यूज किया बेटा। यदि हम डायरेक्टली एनसीईआरटी जाएंगे
तो ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज जो होता है वो क्या बताते हैं बेटा, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम, बट एक्चुअली बेटा इसका फर्स्ट फेज tRNA जो है वो अमाइनो एसिड। ये भी बेटा दो क्वेश्चन कंट्रोवर्सी आए थे, बताया था ना मैंने आपको। तो ये भी एक क्वेश्चन है बेटा जिसके मोर देन 2 ऑप्शन करेक्ट है। अब एनटीए कौन सा ऑप्शन मानेगा पता नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग बेटा इसका करेक्ट आंसर जो है ये आना चाहिए। शुभम बेटा हैंड रेज हुआ, वॉइस एक्सेस है, आपको बोलना चाहो तो बोल सकते हो। सर हाँ बेटा बोलो। सर एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है ना इसके बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, हाँ हाँ सर उसके पहले अमाइनो एसिलेशन दिया हुआ है, फर्स्ट फेज ऑफ अमाइनो, फर्स्ट दिया हुआ फेज है। ऑफ ट्रांसलेशन करके। चलो चलो बढ़िया, तो फिर इसका आंसर यही आएगा। बट फोर्थ ये भी भी आएगा। कंट्रोवर्सी टाइप में आ रहा है क्योंकि कुछ जगह पे कई लोग जो है बाइंडिंग एमआरएनए राइबोसोम ये भी बताता है और कई जगह पे ये भी बताता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 4 ही रहेगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ, ये तो बहुत इजी हमने पढ़े बेटा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा चलो फिर क्लास एंड करते हैं बेटा। इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। ठीक है चलो, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अप्रोच काफी अच्छा समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आगे अब आप जब भी पढ़ोगे तो पढ़ने के साथ ही साथ कैसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो किस टाइप से आपको जाना है आगे ये आप समझ पाओगे। ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन तो बहुत सारे लेके आया हूं बेटा मैंने यहाँ पर, और डिस्कशन वाले क्वेश्चंस थे वैसे। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको कौन सा ये वाला एक बताया था, कौन सा था बेटा ये, इस क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम स्टूडेंट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का हाई कंसेंट्रेशन ढूंढ रहे थे बट हाई दिया ही नहीं है। तो हाई कंसेंट्रेशन देखो एस्ट्रोजन बेटा दो जगह पे फ्लक्चुएट होता है, ये हम लोगों ने देखे थे, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। आज से 4 PM से क्लास स्टार्ट हो रहा है। हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका जो है ट्रबल समझ सकता हूँ। ठीक है, पैसेंस भी बहुत अच्छा है बेटा आप लोगों का। हाँ स्टडी प्लान दूंगा बेटा फिलहाल। अब आज एक काम करते हैं, इसको डेटा बेटा एक्स्ट्रा रखो अपने पास यदि आपको अच्छा स्टडी करना है तो। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, मे बी अपने इसमें देखो 2 से 3 फोन में डेटा रखता हूँ ताकि एक इसमें यदि कुछ प्रॉब्लम आए तो दूसरे इसमें कवर हो जाए, ब्रॉडबैंड में प्रॉब्लम आए तो कवर हो जाए, या फोन से प्रॉब्लम आए तो कवर हो जाए। इस तरह से तो आपको स्टडी करना है तो इतना बेटा देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी बेटा मैंने आपको टेस्ट में दिया था, सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम नंबर 11, इस पे हमारा थोड़ा सा डिबेट हो रहा था बट हुआ नहीं था, मैंने आपको कहा था मैं चेक करके बताऊंगा। ठीक है, एज इट इज हमारे टेस्ट का क्वेश्चन है। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और देखना था, ये वाला क्लोरेना, हाँ ये वाला देख लो बेटा जिन लोगों का हुआ है। इसमें देखो क्लोरेना और स्पिरुलिना की बात करें, क्या कौन सा पेयर जो है यूनिसेलुलर एल्गी को बताता है। देखो इसमें भी ट्रिकी क्वेश्चन है। क्लोरेला और स्पिरुलिना की बात करें बेटा तो ये किस में आता है, ये ग्रीन, क्लोरेना ग्रीन एल्गी है, स्पिरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर जो है देखते हैं इसको ले रहा है क्या। लेमनेरिया और सरगासम की हम बात करें तो ब्राउन एल्गी होती है, और ब्राउन एल्गी कभी भी यूनिसेलुलर नहीं होता है। ठीक है, गैलेडियम और ग्लेसिलेरिया की बात करें तो रेड एल्गी है, रेड एल्गी में ओनली पोरफायरा जो होता है, ठीक है, यही यूनिसेलुलर है। एनाबिना यूनिसेलुलर है बट वॉलवॉक्स जो है कैसा है, कॉलोनियल होता है। तो करेक्ट आंसर उस तरह से इसका ए आएगा। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा आपको। जिन लोगों का प्लांट किंगडम हुआ है उनको समझ में आ रहा होगा इसमें कैसे सॉल्व करना है, समझे बेटा। ओके, ये गिफ्ट तो पता ही है आपको। ठीक है, गिफ्ट और आईयूटी हमने पढ़े थे। अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर तक क्या क्या होता है, जेड और उसके बाद 8 से ज्यादा रहे तो आईयूटी होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ओके चलो, तो फाइनली बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ होगा बेटा आपको, ठीक है, एक बार बता दे रहा हूँ, किधर गया, आपको तो नहीं हुआ होगा। देखो ये तो एड्स कैंसर स्पोरोजोइड्स ये तो आना ही था, और ये क्वेश्चन भी बेटा लास्ट टाइम रिवीजन कंसेप्ट में मैंने प्रोवाइड किया था डेटा। ओके, फॉस्फोरिलेशन बेटा टीसीए को लेकर के, ठीक है, जहां पर जीटीपी बनता है, याद है आपको जीटीपी वाला पोर्शन। ओके, ये भी छोड़ो।
इसमें भी कुछ डिस्कस करना था, स्किप कर देते हैं। कहाँ गया? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा बेटा, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखे हैं। डॉर्मेंसी छोड़ दो, छोड़ दो। यार एक क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इंसुलिन और इनुलिन वाला। चलो ठीक है, बाकी जो रहा तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ऐसा लगा तो ठीक है। बट फिलहाल ऑलमोस्ट बहुत टाइम दे दिया बेटा, और काफ़ी टाइम आप लोगों से भी मुझे मिल गया। ठीक, तो फाइनली आगे का जो पोर्शन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। किसी को कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, हैंड करें फिर आज का क्लास। ओके बेटा, चलो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। चलो बेटा ठीक है, आपको ये टेलीग्राम पे मैं सारा पोस्ट कर दूंगा, इसका जो भी डेटा है, और ये हमारा जो लिंक है, इस लिंक पे भी आप जाओगे तो मैं यहाँ पे आपको 12th के सेक्शन में जो मीट 2020 का सेक्शन है वहाँ पे डेटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो बेटा, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सैटरडे लेक्चर चाहिए वैष्णवी? अश्विनी मैम से बात की है बेटा आपने वैष्णवी? एक बार अश्विनी मैम से कांटेक्ट करो पहले लेक्चर्स के रिगार्डिंग। एक्चुअली मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय।